बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल की वीडियो में जो बात की गई थी वो उसकी तस्दीक हो गई है और मुतालबा नंबर 1 था कि 2 जजों को दिया जाए जो हम आपसे मांग रहे हैं हमारी मर्ज़ी के, ताकि हम जो 7 हैं या 8 हैं वो 10 हो जाए। अब जो बेंच बनाया है इन्होंने उसमें चीफ जस्टिस समेत 8 हैं, लेकिन 8 में से उनमें से एक ऐसा है जिसके बारे में खुद चीफ को भी ये शुबा है कि ये दूसरी तरफ जा सकता है, यानी अक्सरियत का मसला जो है वो एक पर टला हुआ है। अगर 2 इसकी मर्ज़ी के मिल जाते हैं तो गोया कि इनकी अक्सरियत या 9 हो जाएगी या शायद 10 हो जाए। इनकार कर दिया गया। और दूसरा था कि 3 साल की तोसी जो एक साइड लाइन से मुतालबा किया गया वो भी नहीं माना गया। और तीसरा था कि ट्रकों वाले के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो वापस लिया जाए और बाकी रेफरेंसेस की कार्रवाई भी रोकी जाए। इन पर भी इनकार हुआ। इनकार कैसे हुआ? कल सुबह तक का वो इनको दिया गया था वक्त अटार्नी जनरल साहब को, और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने का मतलब ये था कि इनकार है। आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपका जो आर्डर है, जो फरमाइश है, जो भी नाम दे ले, फरमाइश या रिक्वेस्ट तो नहीं थी, आर्डर ही के लिए वो मानने से इनकार कर दिया गया। नाज़रीन, ये मामला बड़ा पुराना है। जस्टिस साकिब निसार की बीवी ने फरमाइश की कि हम फलां शादी पर जाएंगे हेलीकॉप्टर पर, तो चीफ जस्टिस ने किसी सरकारी काम का नाम लेकर हुकूमत से कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर दिया जाए। उन्होंने इनकार किया कि हेलीकॉप्टर तो दस्तियाब नहीं है। तो साकिब निसार ने कहा कि मैं फिर तुम पर तौहीन अदालत लगा दूंगा। नाचार वो हेलीकॉप्टर दिया गया। उस सरकारी फंक्शन में इन्होंने क्या जाना था, उस हेलीकॉप्टर बैठकर बीवी बच्चे माशाल्लाह खैर से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर शादी पर गए। तो ये है सोच। और इससे पहले मैं आपको एक अखलाकी वाक़या भी बता दूं कि अब जिस घराने की अखलाकी तरबियत का मेयार ये हो तो उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। ज़ियाउल हक के दौर में एक साहब थे, उन्होंने अदाकारा शबनम के घर घुसकर डकैती की वारदात की और शबनम को रेप किया। अब किसी औरत को उसके घर में घुसकर रेप करना कितना बड़ा जुर्म है, कितनी ज़्यादा अखलाकी ज़वाल और तबाही की अलामत है, कितना नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। लेकिन इसी पर इक्तफा नहीं किया। शबनम का अकलौता बेटा रूफ़ी, जिसकी उम्र चंद साल थी, 6-7 साल होगा मेरे ख्याल में, याद नहीं अब, उसके सामने ये रैप किया गया। ये रेप जो था ये उसके सामने किया गया, यानी एक शदीद तरीन संगीन अखलाकी जुर्म और उसके ऊपर एक और संगीन तरीन अखलाकी जुर्म। तो जनाब, जिन लोगों की तरबियत, जिनके ख़ानदानी पस मंज़र, जिनके ख़ानदानी अदब आदाब, रवाज, प्रोटोकॉल, ज़ाब्ता अखलाक ये हो, तो उनसे आप फिर क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये मामलात हो गए रिजेक्ट। शहबाज शरीफ ने ब्लैक मेल होने से इनकार कर दिया। अब बात ताने की नहीं कर रहा, सिर्फ ये है कि जब भी ये चीज़ सामने आएगी तो बात तो याद आएगी कि शहबाज शरीफ ने 3 ट्रक इनको ना दिए होते तो आज इनकी अक्सरियत ना होती। बहरहाल अब इन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोया के ट्रकों ने पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग को टक्कर मारने का फैसला कर लिया है। और टक्कर ये मारी जा रही है कि एक तो वो इलेक्शन की तारीख के केस में सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक के नुमाइंदे और इलेक्शन कमिश्नर, इनके नुमाइंदों को नोटिस दे दिए गए हैं कि वो आज हाज़िर हों और बताएं कि इन्होंने फ़ंड्स क्यों नहीं दिए। ये मामला संगीन है। अच्छा, अब इसमें हुक्म अदूली के नताइज की धमकी दी गई है। अब इसमें हुकूमत के केस तो सीधा साधा है। शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करेंगे और पार्लियामेंट भी हिम्मत करेगी, क्योंकि अगर इधर से बंदोबस्त है तो इधर से भी बंदोबस्त है। पहली बात यह है कि हुक्म अदूली किस चीज़ की, जब हुकूमत कह चुकी है, पार्लियामेंट कह चुकी है, 4 जज कह चुके हैं कि ये फ़ैसला जिसकी हुक्म अदूली की धमकी दी जा रही है ये फ़ैसला तो हुआ ही नहीं था। ये तो कि अक़लियती नोट था 3 का, 4 जजेस ने वो केस खारिज कर दिया था। जो केस खारिज हो गया उसकी हुक्म अदूली का तस्वुर ही कहाँ। दूसरा, वो कानून जो चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस इख्तियार पर पाबंदी लगाता है वो मंजूर पार्लियामेंट से दूसरी मरतबा भी हो गया है, अब सदर के पास है। अब 10 दिन के बाद वो कानून बनेगा। अभी उस कानून के बनने में 10 दिन या 9 दिन है, बाकी 9 दिन है।
तो उस कानून के वो कानून अभी बना ही नहीं और उस पर 8 रुकनी बेंच बना दिया गया है बिंदियाल साहब की सरबराही में। इसमें एक तो हर पहला सवाल ये है कि जो शख्स इस कानून से मुतासर हो रहा है वही शख्स इस केस को कैसे सुन सकता है। आपको पता होगा कि एक रिटायर्ड शैतान इफ्तिखार चौधरी नाम का हमारे मुल्क में पाया जाता था, तो वो चीफ जस्टिस था, उसके बेटे के ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस आया, तो उसने कहा कि ये केस मैं खुद सुनूंगा, जिस पर साथी जजों ने उसे कहा कि तुम तो मुतस्सरा फरीक हो, तुम ये केस नहीं सुन सकते। उनकी मुज़ाहमत पर वो शैतान ने पसवाई इख्तियार की और केस खुद नहीं सुना, फिर दूसरे बेंच ने सुना। तो लेकिन ये साहब जो हैं ये कहते हैं कि नहीं, केस मेरे ख़िलाफ़ है, मैं ही सुनूंगा और अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाऊंगा। उसमें ट्रकों वाला भी शामिल है, उसमें वो आइन को रद्द करने वाला, उसमें तरमीम करने वाला, आइन को री राइट करने वाला मुनीब अख्तर भी शामिल है, उसमें वो इजाज़ुल हसन भी शामिल है जिसकी किस्से कहानियाँ मुज़ाहर ट्रकों वाले से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ें हैं। और उनमें वो 2 जज भी शामिल हैं जो शहबाज शरीफ ने तोहफे के तौर पर बिंदियाल साहब को दिए थे और दूसरे भी। सारा हम ख्याल ग्रुप उनका जो है जी 7 तो पक्के हैं कि वो चीफ के साथी हैं, 8वें के बारे में शुबा है। तो अब आपने देखा कि हर जगह ये बहस हो रही है कि ये 2 बातें कैसे मुमकिन हो सकती हैं कि एक तो चीफ अपने ख़िलाफ़ केस को सुने और दूसरा ये कि जो कानून अभी बना ही नहीं उसके ख़िलाफ़ तो रिट सुनी ही नहीं जा सकती। और बाज़ ने तो ये भी पेशगोई की है कि कानून बने या ना बने, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले ही कलअदम करार दे देना, तो ये कैसे दे सकती है, कोई कानून ही नहीं है। तो भाई इसमें तज्जुब की बात क्या है, ये जो मौजूदा जज साहबान हैं, बिंदियाल साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, इजाज़ुल हसन साहब हैं, ये ट्रकों वाले साहब हैं, इनका तो फैसला है कि हमने तो आइन और कानून को मानना ही नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले ही नहीं करने। वो तो ये फैसला भी दे सकते हैं कि पार्लियामेंट ता इतला सानी किसी भी किस्म की कोई भी कानून साजी नहीं कर सकती। अगर बहुत ज़्यादा उसने कानून बनाना है, अदालत ये भी फैसला दे सकती है कि अगर उसने कानून बनाना है तो वो कानून का मसौदा हमारे पास भेजे, हम उसे कानून उसका जायज़ा लेंगे और फिर कानून पास करना हुआ तो हम ही पास कर देंगे और फिर अगर उसे नाफज करना हुआ तो हम ही कर देंगे। पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कुछ भी फैसला दे सकते हैं। वो तो ये भी हुक्म दे सकते हैं कि फवाद चौधरी आइन के मसवदे पर नज़र षानी करे और जो नया आइन वो बने वो हमारे पास भेजिए, हम उसे नाफज करेंगे नए कानून को। 73 का कानून जो है वो एक तरफ हो जाएगा। वो तो कुछ भी फैसला कर सकते हैं ना। वो इमरान खान के लिए और अपनी बका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और नाज़रीन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये टोला जिसको पार्लियामेंट ने साजिशी टोला कहा है, बिलावल भुट्टो ने जिसको कहा है कि ये आईनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, तो ये जो साजिशी टोला है ये अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहा है। ये आखिरी टक्कर उसने पार्लियामेंट को मारी है। इस टक्कर में ट्रक का क्या हशर होगा वो आप देखेंगे। पार्लियामेंट को कोई गुज़र नहीं पहुंचेगी। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, क्योंकि वो जो फाख्ता थी अब फाख्ता नहीं रही। और जो खलील खान साहब थे वो दोनों रिटायर हो गए, दोनों खलील रिटायर हो गए। अब ये साहब जो हैं ये फाख्ता को अपनी मर्ज़ी से नहीं उड़ा सकेंगे। अब जो भी है वो फाख्ता कह लें या उसको जो और नाम रख लें, वो अपनी मर्ज़ी से उड़ेगी और अपनी बालादस्ती कायम करेगी। तो ये ट्रकों वाली सरकार जो है ये अगर पार्लियामेंट से टक्कर मारना चाहती है तो ज़रूर मारे। अब हुकूमत का क्या पॉलिसी होगी, इसमें फिर वही खदशा है शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब कच्चे पैरों पर हैं। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर दिल हैं, इतने ज़्यादा खौफज़दा शख्स हैं कि सियासतदानों में मैंने आज तक इतना डरा हुआ सियासतदान नहीं देखा। आपको याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन से गिरफ़्तारी देने के लिए आए थे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के हमरा, तो उन्होंने हुक्म दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि आपने एयरपोर्ट जुलूस लेकर आना है। इनकी हिम्मत नहीं हुई। इन्होंने वो सारी मेहनत की कि जुलूस एयरपोर्ट की तरफ जाने ही ना पाए और वो इसमें कामयाब हुए। जुलूस जो था वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका, रास्ते ही में घूमता रहा और रास्ते में घूमते घुमाते वो उनको वापस ले आया। और इस दौरान उस वक्त जो सिलसिला था, फ़ौजियों ने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहब के साथ सख्त किस्म की मैन हैंडलिंग करते हुए, उनकी सख्त तौहीन करते हुए, उन पर तशद्दुद करते हुए उनको गिरफ़्तार करके ले गए। वो गिरफ़्तारी देने के लिए आ रहे थे, रिहा होने के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये था कि शहबाज शरीफ साहब अगर एक जुलूस लेकर एयरपोर्ट पर आ जाएँ तो इससे एक कौमी अवामी हजूम के इज्तिमा का, यकजहती का एक मैसेज मिलेगा और पार्टी की ताकत ज़ाहिर होगी और एक इवेंट बनेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो नहीं होने दिया।
اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اگر کہیں شہباز شریف صاحب انکار کر رہے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب انکار نہیں کر رہے، وہ حکومت انکار کر رہی ہے، وہ بلاول بھٹو انکار کر رہا ہے، وہ آصف زرداری انکار کر رہا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان انکار کر رہا ہے، وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر دوسرے لیڈر جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف کی کم حوصلگی اور قوت فیصلہ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ یہ حالات بہت پہلے ٹھیک ہو جاتے۔ اور حالات ٹھیک ہونے سے یاد آئے کہ ضمنی بات یاد آئی کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تمام تر مشکلات اور IMF کے حوالے سے جو عمران خان نے جتنی سازشیں کی ان سب کے باوجود 14 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب سے امداد ملنا یقینی ہے اور امارات نے بھی امداد کا یقین دلا دیا ہے۔ اگلے مہینے سے، میں نے آپ سے چند مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ اپریل سے روس کا تیل آنا شروع ہو جائے گا اور شاید اگلے مہینے وہ سستا ملنا شروع ہو جائے، تو اب یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ اگلے مہینے سے کم تیل کی قیمت میں ضرور کمی ہوگی اور پاکستان کا ایک زر مبادلہ کا جو ہے وہ بوجھ اس میں بھی کمی ہوگی، کیونکہ جب روس سے تیل آئے گا تو وہ سستا آئے گا، حکومت کو بھی سستا پڑے گا، عوام کو بھی سستا پڑے گا، اور 14 ارب ڈالر کے ذخائر ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے جو جائزہ لیا ہے اس جائزے کے مطابق اگلے سال یعنی آج سے 8-10 مہینے کے بعد پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ساری تینوں خبریں سیاسی ٹولے کے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے یہ بندوبست کیا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کی اس منزل پر دوبارہ لے جایا جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے، اور پاکستان میں ڈالر بھی 500 روپے کا ہو جائے، پاکستان میں زر مبادلہ کا بحران پیدا ہو جائے اور پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دیا جائے۔ یہ اس ٹولے نے طے کر لیا ہے، لیکن اس ٹولے نے جو طے کیا ہے پاکستان کو بچانے والوں نے اس سے آگے کی چیزیں طے کر رکھی ہیں، اور اب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی اس لڑائی میں جیتنا پارلیمنٹ نے ہے۔ آپ یہ میری بات انشاءاللہ تعالی نوٹ کر لیں، اور یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ میں کوئی خدا نخواستہ مجھے کوئی تلمبے کے راسپوٹین کی طرح کوئی یا عمران خان شیطان کی طرح کوئی نعوذ باللہ کسی شیطانی الہام نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ بات اس مطالعے کی بنیاد پر کر رہا ہوں جو میں نے گزشتہ کئی اشروں سے پاکستان کے سیاسی حالات اور واقعات اور ان کے نتائج کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے میری عمر گزر گئی ہے جرنلزم میں۔ میں اخبارات میں ایڈیٹر بھی رہا، کالم نگار بھی رہا، تجزیہ نگار بھی رہا، یعنی پرنٹ میڈیا کے تمام شعبوں میں نے کام کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جو آدمی اخبار میں کام کرتا ہے وہ صرف سماجی مظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ سیاست پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی سے میڈیا پر شروع دن سے ہی سیاست کا غلبہ ہے۔ اگر آپ امریکہ، یورپ، فرانس، برطانیہ، جاپان، چین کو تو خیر چھوڑے، وہاں تو سیاست ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو ملک ہیں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور ادھر جاپان ہے، اور انڈیا کو، ایون انڈیا کو لے لیں جو کہ ان ملکوں سے ظاہر بہت پیچھے ہے، تو وہاں کے پرنٹ میڈیا کو لیں، الیکٹرانک میڈیا کو لیں، تو وہاں سارا وقت سیاست پر نہیں لگتا، وہاں اخبارات میں دوسری خبریں بھی چھپتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں امریکہ میں یا یورپ میں یا کینیڈا میں کوئی بچہ اغوا ہو کر مرڈر ہو جائے، اور ایسے واقعات کم ہوتے ہیں، پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ اخبارات کی شہ سرخی بنتا ہے، مین لیڈ، مین ہیڈنگ بنتا ہے، ٹی وی پر اس کے بلیٹن چلتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ اغوا ہو کر قتل ہو جائے تو اخبارات کے آخری صفحات پر سنگل کالم جگہ چھپتی ہے۔ تو بدقسمتی سے چونکہ سیاست غالب رہی ہے ہمارے پرنٹ میڈیا پر، اور پاکستان میں سیاسی مدوجہد، سیاسی بحران، سیاسی ٹرمائل ہمیشہ سے چھائے رہے ہیں، تو جو بھی آدمی پرنٹ میڈیا میں کسی ذمہ دار پوزیشن پر بیٹھا ہوگا تو اس کی سیاست پر زیادہ نظر ہوگی۔ تو اس سیاسی مطالعے کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹکر پارلیمنٹ کے فائدے میں جائے گی۔ اور ایک سال پہلے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز یاد ہوں تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان ایک غیر حقیقی مصنوعی مسلط کردہ تجربہ ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ حکومت میں نہیں رہ سکتا، اس کی حکومت نے ختم ہونا ہے، اگلے الیکشن اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، باجوہ بھی نہیں رہے گا، فیض بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ باتیں اس وقت میں کرتا تھا جب بہت کم لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، جب بڑے بڑے تجزیہ نگار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ
फैज़ को हटाना भी नामुमकिन है, बाजवा का जाना भी नामुमकिन है, एक पेज का टूटना भी नामुमकिन है। ये तो बंदोबस्त आया ही 10 साल के लिए है, ये कहा करते थे ना, आपको याद है। तो उसी तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता मुझे कोई इंट्यूशन नहीं हुई है और ना मुझे इंट्यूशन होने का दावा है। इस तरह के शैतानी दावे कि मुझ पर इल्हाम आया है, या मैंने इल्म नजूम से हिसाब लगाया, या मैंने इल्म जफ़र से काम लिया है, रमल से काम लिया है, फ़ाल निकाली है, नहीं। ये उस मुताले की बुनियाद पर जो कोई भी शख्स जो इतना अरसा जर्नलिज्म में रहा हो और उसकी सियासी वाक़यात पर नज़र रही हो, तो वो अंदाज़ा ये इस तरह का कायम कर सकता है। तो इस मरतबा जीत पार्लियामेंट की होनी है, ट्रकों वाली सरकार की नहीं, और एक जान गुसल किस्म का मरहला भी शुरू हो सकता है और निस्बतन आसानी के साथ भी मामला तय हो सकता है। दोनों सूरतों के इम्कान हैं। अगर जान गुसल किस्म की जद्दोजहद हुई तो ज़ाहिर बहरान बढ़ेगा, मईशत मुतासर होगी, लेकिन दोनों सूरतों में जीतना पार्लियामेंट में है। और नाज़रीन, इसी हवाले से एक काले इल्म की बात भी बीच में आ गई। पिंकी पीरनी और इमरान खान का जो निकाह हुआ इद्दत के दौरान, उस पर एक केस दायर हो गया, अदालत ने उसकी जल्द समाअत का हुक्म दे दिया। कार्रवाई के नतीजा क्या होगा आपके इल्म में है? वो ट्रकों वाली सरकार का हुक्म तहत अदालत को आ जाएगा कि केस खारिज करो, केस खारिज हो जाएगा। इस केस की इस लिहाज से मैं अहमियत नहीं समझता, लेकिन इसकी दो अहमियत हैं। एक अहमियत यह है कि इमरान खान इसमें ज़लील होना शुरू हो गया है, और यही वो सज़ा है कि मुकदमे में सज़ा हो या ना हो, ये ज़लील हो रहा है। अब इसमें ये दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो मुफ्ती सईद जो इमरान खान का पसंदीदा निकाह खां था और इमरान खान का बड़ा महबूब आदमी था, उसने ये कहा है कि इमरान खान ने ख़ुद मुझे आकर कहा कि पहला निकाह इद्दत में हुआ था, उससे फ़ारग करो, और ये दूसरा निकाह करो, मुझे तो पता नहीं था, झूठ बोलता, पता नहीं था। मुफ्ती सईद ने कहा है कि इमरान खान को पता था, जानबूझकर निकाह किया, जानबूझकर निकाह किया, यानी दोनों ने ज़िना किया। इस्लामी शरीयत के तहत दोनों को कोड़े लगते हैं सरेआम चौक में, ये नहीं कि घर पे कोड़े लगे। उसको पिंकी पीरनी को भी लाया जाए मैदान में, चौक में कोड़े मारे जाएँ, 100 कोड़ों का हुक्म है, और इमरान खान को भी इसके साथ खड़ा करके 100 कोड़े मारे जाएँ। पिंकी जानिया, इमरान जानी, दोनों को 100 कोड़े। और हमारे उलमाए शरीयत में से एक हिस्से का ख्याल है कि अगर शादीशुदा जोड़ा हो तो उसे संगसार करना बनता है। अगर उनका ख्याल माना जाए तो फिर वो ये पिंकी है, इसको संगसार भी करना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, इसके इन्हें तो कुछ सज़ा भी नहीं होगी, बल्कि तो बरी करार पाएंगे। लेकिन एक तो ज़िल्लत रसवाई हो गई, दूसरा ये है कि इन्होंने माना, इमरान खान ने माना कि हाँ इद्दत में निकाह हुआ है। अब इसमें दो बातें मैं आपको अहम बताने वाला हूँ जिस पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। एक तो ये है कि पिंकी जानिया ने हम टीवी को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि मैंने जब निकाह किया तो इद्दत को 7 महीने पूरे हो चुके थे और उसके भी कुछ दिनों बाद निकाह हुआ, यानी इद्दत पूरी गुजरे भी, इद्दत पूरी हुए भी कुछ दिन गुजर चुके थे, तब मैंने निकाह किया। ये जानिया ने झूठ बोला नदीम मलिक के प्रोग्राम में। सॉरी कि मैंने आपकी बात काटी। जब मैं बड़े मुश्किल हालात में थी, तो जब मेरे निकाह की खबर चल रही थी कि जी इद्दत नहीं है, इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी, मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। और अब इमरान खान जानी मान रहा है कि निकाह इद्दत में हुआ था। और दूसरी बात, इद्दत में निकाह क्यों किया गया? मैंने आपसे एक मरतबा अर्ज़ किया था कि इद्दत में निकाह इसलिए किया जाता है कि एक शैतानी अमल करने के लिए कुछ नाजायज़ और हराम काम करने पड़ते हैं। मसलन सूअर का गोश्त खाना पड़ता है, मुर्दार का गोश्त खाना पड़ता है, और इस तरह के कई काम, कुछ गलीज़ किस्म के काम भी करना पड़ते हैं। तब वो काली विद्या जो है, वो तब उसकी साधना काली विद्या की हो ही नहीं सकती जब तक पहले आप कुछ नापाक और नजस किस्म के काम ना कर लें। विद्या की साधना नहीं हो सकती। विद्या की साधना से मुराद ये है कि जो आप अमल करते हैं उसका सीधा करते हैं, यानी अपने हाथ पर उसको रवां करते हैं। एक तो ये ज़रूरी था, और दूसरा ये कि इसी काली विद्या के असर के तहत पिंकी जानिया ने इमरान जानी को ये बताया कि 1 तारीख को निकाह ना हुआ तो तुम वज़ीर आज़म नहीं बन सकोगे। चुनांचे इद्दत के अंदर निकाह करना लाजम था, और ये टूना पूरा करने के लिए इन दोनों जानियों ने निकाह किया।
कुरान का हुक्म है कि जो ज़ानी है वो ज़ानिया के लिए है और जो ज़ानिया है वो ज़ानी के लिए। जी, दो चीज़ें साबित हो गई। तो यहाँ एक गलत फहमी दूर कर लें कि इमरान खान वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बना था कि ज़ानिया ने उसके लिए कोई टूना किया था। टूना तो उसने किया था, लेकिन ये उस ज़ानिया के टूने की वजह से ये वज़ीर आज़म नहीं बना। इसको वज़ीर आज़म बनने का जो मामला था वो तो बहुत बड़ा मामला था। वो तो उसमें इसराइली लॉबी, यहूदी लॉबी, कादियानी लॉबी, वो RSS इंडिया की लॉबी, पाकिस्तान के अंदर इनके सहूलतकार बिजू बाजवा, वो शैतान फैज़, वो शैतान साकिब निसार, वो शैतान खोसा, वो शैतान अज़मत सईद, ये टोले थे। यानी पाकिस्तान के अंदर भी ताकतें थी, पाकिस्तान के बाहर भी ताकतें थीं, जो इमरान खान को हुकूमत में लाने का लंबा प्रोग्राम बना चुकी थी। और ये फैसला 2014 में हो चुका था, जब पिंकी ज़ानिया ने अभी कोई इद्दत विद्दत निगाह शिगाह का इमरान खान से कोई तल्लुक़ वास्ता था भी नहीं, उसका ये मामला शुरू ही नहीं हुआ था। तो ये फैसला तो 2014 में हुआ था कि इमरान खान को लाना है, बल्कि फ़ैसला उससे बहुत पहले हो चुका था कि इतने बरसों के बाद, इतने बरस हमने इमरान खान को तैयार करना है, उसके बाद हम 2014 के बाद इस पर अमल करेंगे। तो जिसकी निशानदही हकीम सईद शहीद ने अपनी किताब जापान कहानी में कर दी थी कि यह साजिश बन गई है बरतानिया के इन यहूदियों के साजिशी अड्डों में, तो इमरान खान को वज़ीर आज़म लाया जाएगा। 24-25 साल पहले हकीम सईद शहीद ने किताब लिखी थी, और इस किताब को लिखने की पदाश में हकीम सईद को फिर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर ने शहीद करवा दिया था और इल्ज़ाम लगा दिया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर। और लोगों ने इस इल्ज़ाम को कबूल इसलिए कर लिया कि MQM का रिकॉर्ड इसी तरह का था, उसने बहुत कत्ल किए, लेकिन हकीम सईद को उन्होंने कत्ल नहीं किया। हकीम सईद के कत्ल का ताल्लुक़ इमरान खान प्रोजेक्ट से था। इन साजिशों का पता उन्हें इस तरह चलता था कि हकीम सईद पाकिस्तान के उन गिनती के चंद लोगों में शामिल थे जिनके ताल्लुकात आलम इस्लाम में हर सतह पर थे, हर सतह पर, यानी हुकूमती सतह पर भी, अवामी सतह पर भी। वो जो दानश्वर लोग होते हैं, उलमा लोग होते हैं, स्कॉलर लोग होते हैं, सिफारतकार लोग होते हैं, उनसे भी इनका ताल्लुक़ था। हर आदमी का यानी हर आदमी से इनके बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात थे। इसके अलावा ये आलमी सतह पर सेहत और मेडिकल साइंस के फ़रोग़ के लिए जो कोशिशें करते थे, उनकी बुनियाद पर इनके ताल्लुकात अमेरिका में भी लाबियों से थे, बरतानिया में भी लाबियों से थे, यहाँ तक कि चीन के अंदर भी इनके ताल्लुकात थे। क्योंकि उन्होंने तिब्बे चीन, जो कि तिब्बे यूनानी की एक किस्म की हमजाद कह लें, तिब्बी यूनानी से बहुत मिलती जुलती है, अगरचे तिब्बी चीन अब तरक्की करके तिब्बी यूनानी से आगे निकल गई है। तो चीन में भी इनकी कदर अफजाई थी। तो जिस आदमी के इतने राब्ते हों, इतने ज़्यादा राब्ते हों, वो इतनी ज़्यादा बैठकों में, इंटरनेशनल सतह की बैठकों में मूव करता हो, उससे बहुत सारी चीज़ों का फिर इल्म हो जाता है कि फ़लाँ जगह ये खिचड़ी पक रही है, फ़लाँ जगह ये प्लान बन रहा है, फ़लाँ जगह ये सोच है। मीर पगाड़ा के भी बहुत सारे लोगों से राब्ते थे, हकीम से इतने राब्ते नहीं थे, लेकिन कम से कम अमरीकी लाबियों के साथ उनके राब्ते थे। चुनांचे उन्होंने आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले ये बताया था कि अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर ये एक सोच तय हो रही है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, और वो बात सही थी। वो सोच आगे इसलिए नहीं बढ़ी कि उसको अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ताकत और तायद नहीं मिली, जो कि अब मिल रही है। लेकिन अब वो 4 टुकड़े करने की वो नहीं मिल रही है, बल्कि वो अब तायद मिल रही है इस मंसूबे को कि पुख्तूनख्वा सूबे को पाकिस्तान से अलग करके तालिबान के हवाले कर दिया जाए और बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी जो काबू में नहीं आ रही, वहाँ सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी के लोग सफ़र नहीं कर सकते, बग़ैर बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए बगैर सफ़र करते तो उठा लिए जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी ताकत बलूचिस्तान की गुरिल्ला फोर्स जो बन गई है, तो उसकी वजह सिर्फ लोकल डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है, बल्कि उसकी वजह फिर आप समझ सकते हैं कि बाहर से कुछ क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव हैं। तो इस वक्त जो स्कीम है ना अमेरिका की उस लॉबी की, वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की है। और ये बात इमरान खान ने भी की कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। वो धमकी नहीं दे रहा था, वो इतला दे रहा था, या इतला नहीं दे रहा था, धमकी दे रहा था। वो कोई ख़तरे से ख़बरदार नहीं कर रहा था, वो आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि ये मनसूबा हमने बनाया, हम इस पर अमल कर रहे हैं। पुख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान का हिस्सा, बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क, पंजाब और सिंध एक पाकिस्तान, एक स्मार्ट पाकिस्तान,
जो पिंडी से शुरू होगा और कराची पर ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी नहीं होगा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं होगा, जिसमें पख्तूनख्वा भी नहीं होगा, जिसमें बलूचिस्तान भी नहीं होगा। ये जो अनारकी की धमकियाँ, खाना जमकी की धमकियाँ, श्रीलंका बनाने की धमकियाँ, खून की नदियाँ बहने की धमकियाँ और 3 टुकड़े करने की धमकियाँ, फ़ौज को ख़त्म करने की धमकियाँ, ये सारी उस मंसूबे का हिस्सा हैं जो कि बन चुका है। खुशकिस्मती की बात यह है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने एज ए होल ऐसे किसी मंसूबे की हमायत का फ़ैसला नहीं किया है। ये उस लॉबी के अंदर के लोग हैं, वो शर्मैन है, वो पता नहीं क्या क्या 3, 4, 5 नाम हमें मालूम है, और एक यहूदी लॉबी है जिनको ये PTA के लोग फंडिंग भी करते हैं, जिनसे फंडिंग लेते भी हैं और जिनके लिए फंडिंग करते भी हैं। अवामी सतह पर मसलन ये जो लंदन का यहूदी मेयर को उम्मीद अपने मेयरशिप का यहूदी उम्मीदवार था इमरान खान का साला, तो उसके लिए इमरान खान ने न सिर्फ कंपेन की बल्कि उसके लिए पाकिस्तानियों से फंड रेजिंग भी करके दिलाई। और अमेरिका में वो जो डॉक्टर है जो PTI का सबसे बड़ा शख्स है वहाँ ज़िम्मेदार कादियानी, तो उसको भी इमरान खान ने पाकिस्तानियों को अपील की कि इसको वोट देना है, अपने कांग्रेस में पहुँचाना है। और अमेरिका में इमरान खान के हामियों की अच्छी खासी तादाद है पाकिस्तानियों की, तो चुनाचे उस कादियानी को पहुँचाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारे एजेंटों के सहूलतकार आखिरी मार्के के लिए, फैसला कुन लड़ाई के लिए तबले जंग बचा चुके हैं। अब हुकूमत को हम देखेंगे कि वो अब क्या करती है। उसने कुछ ना कुछ करना तो ज़रूर है और ऐसा हथौड़ा चलाना है कि जिसके बाद ये बाप भी बंद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें अभी एक इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये लड़ाई जल्दी और आसानी से ख़त्म होती है या इसमें कुछ देर लगती है और मुश्किल मकामात, कठिन मरहले आते हैं। बहरहाल ट्रकों के लिए मेरा मशवरा यही है कि चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले, अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। अब इनकी जितनी भी साजिशें हैं वो हवा के मद्दे मुकाबल चिराग से ज़्यादा की अहमियत इनकी रखती। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।